वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 8 मोशन। तो इस वाले चैप्टर में हम मोशन के बारे में सबको डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन का मतलब होता है गति। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। हम डेली डे लाइफ में देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट तो रेस्ट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट लगातार मोशन करते हैं, मतलब गति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लो थ्रू वीन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव। देखो जैसे कि बर्ड है, पंछी है, वे उड़ते हैं। जो मछलियां हैं वे तैरती हैं। जो ब्लड है फ्लो करता है हमारी वीन्स और आर्टरीज में, और कार मूव करती है। तो हमें क्या पता चलता है कि ये सभी चीज़ें मोशन कर रहे हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन द मोशन। अभी सभी चीज़ें क्या है, मोशन में है। जैसे कि प्लैनेट है, और जो प्लैनेट है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, तो मतलब वो भी मोशन कर रहा है। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। आप कैसे पहचानोगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या फिर ये वाला ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा? आपको देखना होगा कि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी है, एक ही जगह पे है, तो वो मोशन नहीं कर रहा, वो गति नहीं कर रहा। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंजेस करता है तो वो मोशन कर रहा है। ठीक है। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. अब कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर जो मोशन है वो इनडायरेक्ट एविडेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर। अगर हम एयर का एग्जाम्पल लें तो जो एयर है वो हमें दिखती नहीं, पर हम एयर को ऑब्जर्व करते हैं। हम एयर को ऑब्जर्व करते हैं कि मोशन कर रही है। कैसे ऑब्जर्व करते हैं? हमारी आसपास की चीज़ें जो हमें हिलती हुई दिखती हैं, जैसे कि डस्ट मूवमेंट दिखता है या फिर जो ट्रीज़ की जो ब्रांचेज होती हैं वे हिलती हैं, तो हमें पता चलता है कि जो एयर है वो मूव कर रही है, एयर जो है वो मोशन कर रही है। ठीक है। What causes the phenomena of sunrise, sunset and changing of season? अब यहाँ पे पूछा है कि जो सनराइज होता है, सनसेट होता है, सीजन चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, उनका फिनोमिना क्या है? इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर है जो ये हमारे चेंजिंग होता है, सीजन्स या फिर सनसेट सनराइज होता है, ये सिर्फ अर्थ की वजह से होता है। क्योंकि जो अर्थ है, जो अर्थ प्लैनेट है, वो लगातार मोशन कर रहा है, वो लगातार घूम रहा है, तो ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, है ना। अगर ये चीज़ सही है तो हम अर्थ के मोशन को डायरेक्टली क्यों नहीं समझ लेते? इसका आंसर हमें मिलेगा नेक्स्ट पैराग्राफ में। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन स्टेशनरी फ्रॉम सम अदर। यहाँ पे क्या लिखा है? कोई भी ऑब्जेक्ट है टू बी मूविंग, और अब वो चल रहा है, तो उसे ऐसा लगेगा कि जो दूसरे पर्सन है वे रुके हुए हैं। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल द पैसेंजर इन अ मूविंग बस। अब एक मूविंग बस है, एक चलती बस है, उसके अंदर एक पैसेंजर है। द रोड साइड ट्रीज, और वो विंडो से बाहर देख रहा है, जो रोड साइड पे ट्रीज लगे हैं, तो उसे क्या लगेगा कि जो ट्रीज हैं वो पीछे को भाग रहे हैं, वो आगे को चल रहा है, और जो ट्रीज हैं वो पीछे को भाग रहे हैं। उसे लगेगा कि जो ट्रीज हैं वो मोशन कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, बस मोशन कर रही है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोड साइड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हो दिया हुआ है, अगर कोई पर्सन रोड साइड पे खड़ा है, मतलब सड़क के किनारे पे खड़ा है, तो उसे लगेगा कि जो बस है, जो बस के अंदर पैसेंजर्स हैं वो मूव कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो तो एक जगह खड़ा है, पर जो बस है वो चल रही है, तो उसे ऐसा लगेगा कि जो जो बस के पैसेंजर है मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है मोशन। However, a passenger inside the bus see his fellow passenger to have rest. और अगर कोई फेलो पैसेंजर, मतलब आप कह सकते हो कोई भी पैसेंजर का बस के अंदर का उस बाहर वाले पैसेंजर को देखेगा जो कि रोड साइड पे खड़ा है, तो वो अंदर वाला सोचेगा कि मैं चल रहा हूँ और बाहर वाला रेस्ट में है ना। मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। अधिकतर सही मोशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक अ सर्कुलर पार्ट। यहाँ पे लिखा है जो मोशंस होते हैं, काफ़ी सारे मोशन कई तरह के होते हैं, तो काफ़ी सारे मोशन कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखो सम ऑब्जेक्ट कुछ कुछ तो स्ट्रेट लाइन में चलता है, कुछ कुछ सर्कुलर पाथ में चलते हैं, है ना। तो इस तरीके से मोशन भी अलग अलग तरह के होते हैं। सब में रोटेट एंड फ्यू में वाइब्रेट। देयर में मैनी सिचुएशन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे कि पहले स्ट्रेट लाइन में चला, फिर ये रोटेट हो गया और फिर वाइब्रेट करने लगा, तो इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का मोशन। मतलब देखो, एक तो पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन और एक पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस इन तरह के मोशंस को, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, इन सबको समझने के लिए हमको सिंपल इक्वेशन एंड इजी ग्राफ्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है हमारा, हम किसी मोशन को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं मोशन को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करना पड़ता है, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब इसको एक एग्जांपल में समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और ये सब क्या लिखा हुआ है। लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज। अब मान लो एक विलेज है, ठीक है। अब विलेज के यहाँ पे एक स्कूल है।
अब स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में है रेलवे स्टेशन के। अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन है मान लो, और नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ दिखाते हैं, तो जो ये नॉर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 किलोमीटर नॉर्थ में आपका यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। तो हमें क्या पता चला कि रेलवे स्टेशन से जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ है। वी हैव स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ स्कूल। हमने स्कूल की पोजीशन को किस तरह स्पेसिफाई किया, किस तरह ढूंढा, रेलवे स्टेशन की मदद से। तो रेलवे स्टेशन क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इन दिस एग्जांपल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। वी कुड हैव आल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट। हम और भी रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं उस वाली जगह, मतलब उस वाले अदर अकॉर्डिंग टू आर कन्वीनियंस, जिस हिसाब से हमें किसी को प्लेस बतानी हो। अब देखो, अब एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे कि मान लो कोई आपको यहाँ पे कोई मंदिर बताना है, किसी को कोई मंदिर बताना है, मान लो शिव मंदिर है कोई, तो आपको बताना है कि शिव मंदिर यहाँ पे है, और किसी को आपका घर पता है कि कहाँ पे है, तो आप कह सकते हो कि मेरे घर से 4 किलोमीटर साउथ में एक शिव मंदिर है। तो क्या हुआ रेफरेंस पॉइंट, आपका घर हुआ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन, तो क्या कह सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है 8.1.1 मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, अब जो 8.1 है ना, ये डिस्क्राइबिंग मोशन में दो पार्ट है। एक तो है यहाँ पे देखो डिस्क्राइबिंग मोशन, इसमें दो पार्ट है, एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, और यहाँ पे एक आएगा हमारा आगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले बढ़ते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन है ये सबसे सिंपल मोशन है। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमें एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेनी है, कुछ इस तरीके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेनी है आपको। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट, और यहाँ पे कोई ओ से एक कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कोई मान लो कोई ट्रेन यहाँ से ऑब्जेक्ट ओ से चली। लेट ए बी सी, और यहाँ पे हमने एक लाइन पे ए को बी को सी को इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव, अगर यहाँ पे ये जो ओ से कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसे पहले सी पार करना पड़ेगा, फिर वो बी करेगा, और फिर वो ए पे पहुंचेगा, रीच इज ए, है ना, थ्रू सी एंड बी एंड रीच इज ए। देन इट मूव बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीच इज सी थ्रू बी। और उसके बाद अगर वो ए वापस से चलता है, वो ट्रेन ए से वापस चलती है, तो वो पहले किस पे आएगी, पहले वो बी पे आएगी, फिर वो सी पे आएगी, है ना। तो इसने जो ट्रेन है इसने यहाँ पे कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, अब वो चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय, अभी कितनी लेंथ ने ट्रेवल की ट्रेन ने, ओ ए, देखो एक तो हो गया ओ ए, एक तो यहाँ पे गई और फिर वापस आई, कहाँ से आई, ए से लेके सी तक आई, ठीक है। तो कितना हो गया, ओ ए तो हो गया 60 किलोमीटर, ठीक है, कितना हो गया 60 किलोमीटर, और ए से लेके सी तक वापस आई, और ए और सी में क्या डिफरेंस हो गया 35 किलोमीटर। तो 60 प्लस 35 90 किलोमीटर, 95 किलोमीटर। तो टोटली ट्रेन कितनी चली, 95 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस हुआ जो ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे कवर्ड किया। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी चीज़ की डिस्टेंस को हमें, आपने चले आप घर से किसी भी स्कूल तक चले, तो उसको आपको ट्रैवल करने के लिए आपको निकालना है कि भाई मैं कितना चला, तो आपको सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हम ओ से लेके ए तक की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई, 60 किलोमीटर हुई, ठीक है। अब मान लो ओ टू सी चली, सॉरी मान लो ओ टू बी चली, और फिर बी टू सी आई, तो ओ टू सी कितना हुआ 35, और बी टू सी कितना हुआ 10, 35 प्लस 10 हो गया यहाँ पे 45। तो कोई सी भी कार या फिर कुछ भी कितना चली 45 किलोमीटर। तो किसी भी चीज़ को निकालने के लिए आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो ये सब लिखी है, ठीक है। अब आपका स्कूल से लेके मान लो होम का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 5 किलोमीटर, ठीक है। आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। There are certain quantities which are describing by specifying only the numerical value. The numerical value of a physical quantity is its magnitude. अभी magnitude बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे यूज़ किया गया है ये वर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आपको फिजिक्स में आगे तक काम आएगा, तो इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना इसको ही मैग्नीट्यूड कहते हैं, बस आप ये चीज़ समझ लो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अभी आगे समझेंगे। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी। अब देखो एक होती है फाइनल पोजिशन और एक होती है इनिशियल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन मतलब जहाँ से आप चले हो, और फाइनल मतलब जहाँ पे आपको पहुँचना है। अगर आप घर से चले हो तो घर हो गया आपकी इनिशियल पोजिशन, पर आपको पहुँचना है स्कूल पर, तो स्कूल हो गई फाइनल पोजिशन। This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि O to C की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, 5, 10, 15, ये होगी 25 किलोमीटर।
ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाल सकते हो। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन। देखो अब ये है मान लो आपका होम, क्या है होम, और ये है हमारा यहाँ पे स्कूल। तो होम और स्कूल का ये पीछे का जो रास्ता है, जो ये लाइन है, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू है मान लो 5, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब 5 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ गया होगा। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उससे इक्वल हो सकती है। इसको एग्जांपल समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। कंसीडर एग्जांपल गिवन इन 8.1 फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर। अब जो ऊपर देखा था O से लेके A तक कितना ट्रेवल हुआ था? 60 किलोमीटर। द डिस्प्लेसमेंट कवर 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। अब देखो, अब जो ट्रेवल है जितना, मान लो एक बस ने यहाँ पे O से लेके A तक ट्रेवल किया 60 किलोमीटर, और मैग्नीट्यूड कितना है? 60 किलोमीटर। तो इसका आंसर है यस। द डिस्टेंस कवर 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर इज इक्वल टू 85 किलोमीटर। आगे चलते हैं। While the magnitude of displacement is equal to 35 किलोमीटर, thus the magnitude of displacement is not equal to the path length। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे इक्वल नहीं है किसके? पाथ लेंथ के, जो कि 85 किलोमीटर है। देखो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 35, और पाथ लेंथ कितनी हुई? 85 किलोमीटर। तो ये सेम नहीं है। Further, we will notice that the magnitude of the displacement, of course, of motion may be zero। अब यहाँ पे जीरो क्यों लिखा है? देखो be zero but the corresponding distance covered is not zero। जो corresponding distance है, मतलब जो ने डिस्टेंस कवर्ड किया है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि भाई उसने देखो अब वो यहाँ से गई 60 किलोमीटर और यहाँ से आई 60 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर हो गया। उसने 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, पर वो यहाँ से गई और फिर यहाँ से वापस आ गई, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिखी है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स ऑफ मोशन में भी जीरो, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब जो ये लाइन है ना, ये लाइन ये जीरो हो जाएगी, पर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड इज द जर्नी O प्लस A कितना हुआ था? 60 किलोमीटर। O प्लस A 60 किलोमीटर। वो जैसे कि आपको बताया, अगर हम यहाँ पे गए और फिर यहाँ से वापस आए तो 120 हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हुआ, पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, जो ये लाइन है जो इसने कवर्ड करी, ये यहाँ पे जीरो हो जाएगी। थर्ड, अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके होती हैं, एक तो डिस्टेंस और एक होती है डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों ही चीज़ें ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके ओवरऑल को डिस्क्राइब कर देती हैं। ठीक है, उसकी फाइनल पोजीशन को भी और उसकी इनिशियल पोजीशन को भी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसका नाम मेन है मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं क्या होता है। देखो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है जो चीज़ें सेम होती हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब होता है जो चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब इसको यहाँ पे टेबल के अंदर समझते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा पैराग्राफ पढ़ेंगे जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। पहले टेबल समझते हैं थोड़ा सा। देखो, जैसे कि मान लो ये 9:30 AM है, ये 9:45, ये 10 AM, ये 10:15। अब यहाँ पे सिर्फ 15-15 मिनट का डिफरेंस है। कितने मिनट का? 15-15 मिनट का। अब देखो, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, ये हर 15 मिनट में 10 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, पर जो ऑब्जेक्ट बी है, ये यहाँ पे हर 15 मिनट में 12 मिनट, 19 मिनट, है ना, अलग अलग मीटर को डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हर 10 मिनट में 10 मीटर, फिर हर 10 मिनट में 10 मीटर, हर 10 मिनट में 10 मीटर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। पर जो ऑब्जेक्ट बी है, ये कभी 12, कभी 19, कभी 23। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ यूनिफॉर्म और ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब जो चीज़ें एक जगह चल रही हो। अब मान लो आप अपने स्कूल जा रहे हो, है ना, अब आप अपने हाउस से स्कूल जा रहे हो, आप हर 5 मिनट में 10 फुट रख रहे हो। पर अगर आप हर 5 मिनट में 3 फुट, कभी 4 फुट, कभी 10 फुट, कभी 9 फुट, तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। कंसीडर अ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आप सोचो कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में चल रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है। लेट इट ट्रेवल 5 मीटर। अब वो 5 मीटर चला 5 सेकंड में। 5 मिनट इन द फर्स्ट सेकंड, पहली सेकंड, एक सेकंड में 5 मीटर चला, फिर अगली एक सेकंड में 5 मीटर, फिर अगली थर्ड सेकंड में 5 मीटर। ऐसे करके वो 5-6 सेकंड चला, और 5 सेकंड में देखो 1 सेकंड में 5 मीटर, सेकंड सेकंड में 5 मीटर, थर्ड सेकंड में
5 मीटर। इस तरीके से वो 5 मीटर चला एक सेकंड में, ठीक है। एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स, जो एज अ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल टाइम में, मतलब इक्वल डिस्टेंस है उसका और इक्वल इंटरवल है ना, बार बार इक्वल डिस्टेंस है, भाई एक है तो ये 5 है, फिर बाद में भी एक है ये 5 है, तो बिल्कुल सेम कर रहा हो, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहाँ से आप इसका डिफाइन लिख लेना। The object cover equal distance in equal interval of time. It is said to be in uniform motion. Very important. ठीक है। The time interval in this motion should be small. In our day-to-day life, we can across motion where object cover unequal distance. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो टाइम इंटरवल है वो यहाँ पे छोटा होता है। हमारी डे टू डे लाइफ में जो टाइम इंटरवल है वो छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट। मान लो एक कार है, कोई भी कार है, वो एक भीड़ वाले इलाके में चल रही है, और अ पर्सन इज वॉकिंग इन अ पार्क, और कोई भी पर्सन पार्क में जॉगिंग कर रहा है। देयर आर सम इंस्टेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सब हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब हम क्या कह सकते हैं, एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एज द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन जो लिखना, मतलब इसको याद जरूर करना कि जो अनइक्वल डिस्टेंस में, मतलब मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 मिनट है, ये 8 मिनट है, ये सब क्या है, मिनट्स हैं, और यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 6 है, सब कुछ डिफरेंट, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो यहाँ पे सब चीज़ें सेम चलती है वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इस टेबल से हम यहाँ पे से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी कभी 12 मीटर, कभी 19 मीटर, कभी 23 मीटर, पर जो ऑब्जेक्ट ए है वो 10, यहाँ पे भी 10 मीटर कवर किया, फिर यहाँ पे भी 10, फिर यहाँ सब में 10 का डिफरेंस है ना। 15 मिनट में, यहाँ पे 15 मिनट में 10, फिर 15 मिनट में 10, फिर 15 मिनट में 10, पर ऑब्जेक्ट भी 15 मिनट में 12, फिर 19, फिर 23, फिर 35। तो इस आपको यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। 8.2 मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।